नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी और आप लोग लगातार अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई की गति को निरंतर बढ़ा रहे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को एक अच्छे बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ते चल रहे होंगे और पिछली जो क्लासेस आप लोग पढ़ चुके हैं उनका लगातार अच्छे से रिविजन कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब पिछली क्लास में हम लोगों ने अपने जो अकबर टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था, तो अकबर टॉपिक में हमने उसकी जन्म से रिलेटेड चर्चा कर ली थी, उसकी ताजपोशी से रिलेटेड हमने उसकी चर्चा कर ली थी और उसके शासनकाल के दौरान अकबर के ऊपर जो दो पीरियड ऐसे आते हैं, दो 1556 से लेके 1560 और 1560 से 1562, ये जो दो दौर अकबर के जीवन में आते हैं, इनमें अकबर के ऊपर किसी ना किसी का प्रभाव होता है। तो अकबर जो है स्वतंत्र रूप से इस दौर में जो है शासन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इस दौर में अकबर जो है शासन नहीं कर रहा था, अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले रहा था। उस शासन प्रशासन के निर्णय जो है उस समय जो जिनका अकबर के ऊपर प्रभाव था वो लोग निर्णय ले रहे थे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी हुआ है कि 1556 से लेके 1560 का जो दौर था उस दौर में अकबर के ऊपर बैरम खां का प्रभाव था और 1560 से लेके 1562 का जो दौर था उस समय अकबर के ऊपर अकबर की धाय मां महम अनगा का प्रभाव था। तो यहां तक हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया था और साम्राज्य विस्तार से रिलेटेड टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, और उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी हुआ था। ठीक है, तो उसी टॉपिक को आज हम लोग अब साम्राज्य विस्तार के टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अकबर देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा जटिल टॉपिक है, तो लोगों के लिए आसान नहीं होता इस टॉपिक को बिल्कुल एक साथ कवर कर पाना और अच्छे से समझ पाना। और ये इस टॉपिक से देखिए क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, बिल्कुल ये दिमाग में बात बैठा लीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को देखिए कितना डिटेल में और कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं कि ऐसा अकबर आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा इस तरीके से, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और एक भी क्वेश्चन आप देखिएगा अकबर से अब आपका छूटेगा नहीं। बस ये अकबर की जितनी क्लासेस मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूं, बस इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको पूरा अकबर एक बार में सारा दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पिछली क्लास में हम लोगों ने साम्राज्य विस्तार पर स्टार्ट किया हुआ था अपनी चर्चा, तो आज हम लोग अपना पहला ही टॉपिक अकबर से रिलेटेड में पढ़ेंगे, साम्राज्य विस्तार, कि अकबर के समय क्या क्या साम्राज्य विस्तार हुए थे, कहां कहां पर। जब अकबर 1562 से एक अलग ही रौब में दिखाई देता है, अलग ही रूप में दिखाई देता है, तब उसके बाद से उसके शासनकाल के दौरान क्या क्या साम्राज्य विस्तार हुए। अब साम्राज्य विस्तार को भी देखिए हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब साम्राज्य विस्तार को भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो पहले साम्राज्य विस्तार जो अकबर का है, उत्तर भारत के संदर्भ में अकबर ने क्या क्या साम्राज्य विस्तार किए, इसके बाद दक्षिण भारत के संदर्भ में अकबर ने क्या क्या साम्राज्य विस्तार किए, कहां कहां पर साम्राज्य विस्तार किए। तो दो पार्ट में डिवाइड करके हम अकबर से रिलेटेड साम्राज्य विस्तार को समझेंगे। तो उत्तर भारत में ये पहले हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर भारत के संदर्भ में जो अकबर ने साम्राज्य विस्तार किए हुए थे, उत्तर भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत में के संदर्भ में साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको पिछली क्लास में भी ये बताया हुआ था कि सबसे पहले जो साम्राज्य विस्तार जो अकबर ने स्टार्ट किया था 1561 में अकबर ने कहां पर कब्जा किया हुआ था 1561 में। तो 1561 में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि मालवा के क्षेत्र पर अकबर जो है मालवा विजय करता है। 1561 में अकबर क्या करता है, मालवा विजय करता है। ठीक है, अकबर की तरफ से मालवा का जो विजय होती है, तो मालवा अकबर की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था मालवा के क्षेत्र पर अटैक करने के समय, तो अकबर की तरफ से जो है धाय मां का जो पुत्र होता है अधम खां जो है मालवा का जो नेतृत्व कर रहा था अकबर की तरफ से। और बहुत ही इसने उस समय दुराचार किया हुआ था मालवा पर और मालवा को जीता हुआ था, मुगल क्षेत्र में मालवा को मिला लिया हुआ था। 1561 में अधम खां के नेतृत्व में यह युद्ध आक्रमण जो है मुगलों ने किया हुआ था। ठीक है, तो मालवा का उस समय देखिए वहां पर राजा कौन था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बाज बहादुर राजा था मालवा का उस समय, और जो कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। ये हार जाता है, लेकिन इसके बावजूद अकबर जो है इसको अपने प्रशासन में स्थान देता है बाज बहादुर को, और क्या बना देता है, मनसबदार बना देता है इसको। हारने के बावजूद भी बाज बहादुर को अकबर जो है कुछ समय बाद अपने दरबार में प्रशासनिक क्षेत्र में इसको स्थान देता है और मनसबदार बना देता है। मनसबदार क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के जब अभी प्रशासन बताऊंगा अकबर का, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया हुआ कि मनसबदार जो अभी आप इतना समझिए कि जो मुगल
काल में जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको हम मनसबदार बोलते थे। तो 1561 की बात ये हो गई। 1561 के बाद की बात जो है 1562, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है 1562। इस समय क्या क्या होता है 1562 की घटना में आप देखिए। 1562 में सबसे पहले तो इस समय अकबर जो है अदम खां की हत्या कर देता है। अदम खां की अकबर जो है हत्या करता है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अकबर ने स्वयं किसकी हत्या की हुई थी, तो अदम खां की हत्या। किसी बात को लेकर नाराज हो गए थे अकबर और अदम खां की, क्योंकि अदम खां जो है बहुत ही मनमानी करने वाले व्यक्ति थे, तो अदम खां की अकबर जो है हत्या कर देता है। ठीक, तो 1562 में एक ये चीज होती है। इसके अलावा 1562 में मेड़ता विजय भी होती है। मेड़ता विजय भी अकबर करता है। मुगल जो है मेड़ता पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो मेड़ता विजय कब हुई होती है? 1562 में ही। मेड़ता कहाँ पर? मेड़ता जगह जो हमारी राजस्थान की बात हो रही है, ये राजस्थान की बात हो रही है। राजपूताना राज्य था ये भी, मेड़ता राजस्थान की बात हो रही। इसके बाद मेड़ता विजय के बाद अगली विजय 1562 में ही अकबर करता है। कहाँ की विजय? आमेर की विजय। आमेर विजय अकबर करता है। अब आमेर जो है ये भी हमारा, आमेर कहाँ पर? आमेर की पहचान आप जयपुर से लगा सकते हैं, अर्थात जयपुर राजस्थान से इसकी पहचान आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आमेर ये भी एक राजपूताना ही राज्य होता है। और आमेर का उस समय राजा कौन होता है जब अकबर जो इस समय अटैक करता है? तो आमेर का राजा, जिसका नाम होता है, राजा का नाम भारमल। राजा का नाम होता है उस जो आमेर का होता है उसका नाम होता है भारमल। भारी रहे होंगे तो भारमल नाम हो गया। अब इन्हीं का एक अन्य नाम और होता है भारमल का। क्या नाम होता है? बिहारी मल भी इन्हीं को बोलते थे। ठीक है, तो बिहारी मल। तो आमेर के जो राजा होते हैं भारमल या बिहारी मल। अब यहाँ से समझने वाला क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा प्रथम राजपूत राज्य था जिसने स्वयं मुगलों के अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी स्वतः ही? इस बात पर ध्यान दीजिएगा, स्वतः ही। तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा कि ऐसा प्रथम कौन सा राजपूत राज्य था, प्रथम राजपूत राज्य जिसने मुगलों की अपनी अधीनता स्वयं स्वीकार कर ली थी। इसने अपनी अधीनता जो है मुगलों के आगे अपनी अधीनता खुद ही स्वीकार कर ली थी। स्वतः अधीनता स्वीकार कर ली थी आमेर के राजपूतों ने, अर्थात राजा भारमल ने। क्यों स्वीकार कर ली थी आमेर के राजा भारमल ने? तो इसके पीछे देखिए थोड़ी सी कहानी है। कहानी क्या है कि एक बार जो अकबर साहब हैं जो हमारे अजमेर की यात्रा कर रहे थे। अजमेर की यात्रा में कहाँ जा रहे थे? अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भाई साहब अकबर साहब जा रहे थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर जो है जा रहे थे। तो इसी अजमेर जाने के दौरान ही रास्ते में अकबर की एक बार मुलाकात आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल से हुई थी। तो जब आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल उनसे मिले थे अकबर से, तो उन्होंने अकबर के सामने एक विनम्र विनती की हुई थी। क्या विनती की हुई थी? कि हम अपने राजपूत राज्य को आपके मुगल साम्राज्य में स्वतः अपनी अधीनता मुगलों के सामने स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे राजपूत राज्य को अपने मुगल राज्य में मिला लीजिए और अपने अंडर में हमको ले लीजिए। ठीक, तो अकबर ने बोला कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें तो बिना युद्ध करे ही आपका क्षेत्र पर अब नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, राजा मतलब भारमल या बिहारी मल ही रहेंगे, राज यही करेंगे, लेकिन किसके अंडर में राज्य अब ये करेंगे? मुगलों के अंडर में रहकर राज्य करेंगे, मतलब मुगलों के नियंत्रण में राज्य करेंगे। लेकिन भारमल ये बोलते हैं कि हमारी लेकिन एक शर्त है। हमारी शर्त क्या है? शर्त ये है कि हमारी एक पुत्री है, ठीक है, और वो बड़ी हो गई है। अब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है और आपसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति मेरी नज़र में कोई नहीं। तो राजा भारमल अकबर के सामने विनती करते हैं कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। और इनकी पुत्री का नाम होता है, राजा भारमल या बिहारी मल की पुत्री का नाम होता है हरका बाई।
तो यहीं से हरकाबाई जो है इतिहास के पन्नों में आती हैं। राजा भारमल है बिहारी मल बोलते हैं कि मेरी पुत्री हरकाबाई से अकबर साहब आप विवाह कर लीजिए, ठीक है। तो उसी विवाह करने के बाद जो आमेर के राजा जो भारमल बिहारी मल हैं, ये अपने राजपूत राज्य को स्वतः ही अधीनता मुगलों के सापेक्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा कि इनकी पुत्री राजा भारमल या बिहारी मल की जो पुत्री थी, ठीक है। अब यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा, इनकी जो पुत्री थी कौन थी? हरकाबाई इनकी कौन थी? पुत्री थी। ये कौन थी? हरकाबाई पुत्री थी, ठीक। और भारमल और बिहारी मल के पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था भगवान दास। इनके पुत्र का नाम था भगवान दास। ये भगवान दास कौन थे? पुत्र थे। और भगवान दास के पुत्र का नाम अर्थात भारमल के पौत्र का नाम क्या था? तो इनके पौत्र का नाम था मान सिंह। शायद आप सभी ने ये नाम अच्छे से सुन रखा होगा, ठीक है। ये मान सिंह कौन था? ये इनका पौत्र था। भारमल का, ये बिहारी मल का ये पौत्र था, अर्थात भगवान दास का पुत्र था। तो अकबर का विवाह जो है हरकाबाई से हो गया, ठीक। अकबर ने विचार किया कि मेरे पास तो इतनी सारी रानियां हैं, तो एक रानी और रख लूंगा तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भारमल भी खुश, अकबर भी खुश। अकबर को बिना युद्ध किए ही आमेर का जो राज्य है अपने आप स्वतः ही मुगलों के अधीन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बार बार ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा प्रथम राजपूत राज्य कौन सा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वतः ही स्वीकार कर ली थी? तो उसका आंसर हो जाएगा आमेर का राज्य, जयपुर राजपूत आमेर का प्रथम राजपूत राज्य यही था, ठीक है। तो हरकाबाई से जो है हमारा क्या होता है? हरकाबाई से जो है हमारा अकबर का विवाह हो जाता है। अकबर का विवाह, ठीक है। अकबर का विवाह हो जाता है। और विवाह के बाद क्या नई घटना होती? जब हरकाबाई का अकबर से विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद हरकाबाई का ही नाम बदलकर क्या हो जाता है? मरियम उज्जमानी। तो हरकाबाई का ही नाम था मरियम उज्जमानी, लेकिन विवाह के पहले इनका नाम होता है हरकाबाई और विवाह के बाद जो है इन्हीं का नाम बदलकर हो जाता है मरियम उज्जमानी, ठीक है। अब समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न होती है कि आपने किताबों में कहीं कहीं पे पढ़ रखा होगा कि हरकाबाई का ही नाम जोधाबाई भी दिया हुआ है, क्योंकि अकबर की जो आपने अच्छी जगह कई किताबों में पढ़ा होगा, छोटी किताबों में, कि अकबर की जो पत्नी थी उनका नाम जोधाबाई था। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन समस्या क्या उत्पन्न होती है जब आगे जहांगीर का समय आएगा, सलीम का समय आएगा, तो सलीम की पत्नी का नाम भी जोधाबाई था। अब यहीं पे दोनों नामों को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। सलीम का जो विवाह हुआ था वो मेवाड़ की राजकुमारी, सलीम का जो विवाह हुआ था मेवाड़ की राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री के साथ हुआ था, ठीक है। तो उनका नाम भी जोधाबाई था और यहां पर भी किताबों में हरकाबाई को ही जोधाबाई लिखा हुआ दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा नाम को लेकर एक समस्या उत्पन्न होती है, कंफ्यूजन की स्थिति है, ठीक है। तो आप फिलहाल हरकाबाई को ही जोधाबाई समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर छोटी किताबों में देखिए जोधाबाई लिखा हुआ है और जो बड़ी स्टैंडर्ड किताबें हैं वहां पर हरकाबाई नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नाम को लेकर थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दी। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, तो ये जो भगवान दास होते हैं और मान सिंह होते हैं, विवाह के बाद इनको भी अकबर क्या करता है? दोनों को मनसबदार बना देता है। इन दोनों को भी बाद में अकबर जो है मनसबदार मुगल प्रशासन में बना देता है। और जब मनसबदार इनको बना देता है, जब हमारे जहांगीर का समय आता है, तो इन दोनों को अकबर, भगवान दास को और मान सिंह को जो है अकबर ऑलरेडी इनको प्रशासनिक क्षेत्र में इनको स्थान देता है विवाह के बाद, और इन दोनों को मनसबदार बना देता है। तो जब जहांगीर का समय आता है तो इन मान सिंह को ही
जहांगीर क्या कहकर पुकारता था? बूढ़ा भेड़िया कहकर पुकारता था। तो बूढ़ा भेड़िया किसकी संज्ञा थी? बूढ़ा भेड़िया, बूढ़ा भेड़िया जो है हमारी संज्ञा थी मान सिंह की। जहां क्वेश्चन आएगा जहांगीर किसको बूढ़ा भेड़िया कहकर पुकारता था, तो मान सिंह को ही जहांगीर जो है बूढ़ा भेड़िया कहकर पुकारता था। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी। और यहां से देखिए एक क्वेश्चन और यहां से आप ये समझ लीजिए कि जो मैंने आमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात की हुई थी, तो यहीं से क्वेश्चन आपने कॉमन सेंस यूज करिएगा। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अकबर जो है किस सूफी संत को सबसे ज्यादा पसंद करता था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही अकबर सबसे ज्यादा पसंद करता था। ठीक, और इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे कि किस संप्रदाय को सबसे ज्यादा पसंद करता था, तो ये जो इनके नाम में चिश्ती लगा हुआ है ये संप्रदाय है। ठीक है, ये संप्रदाय है, ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, इसलिए इनका नाम हो गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो अकबर किस सूफी संत को सबसे ज्यादा पसंद करता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किस संप्रदाय को पसंद करता था? चिश्ती संप्रदाय को अकबर जो है सबसे ज्यादा पसंद करता था। ठीक है, तो ये सारी आपकी जो घटना हो गई ये आपकी 1562 से संबंधित मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें बताई, ये 1562 की घटना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन आपको याद रखना है कि यहीं पर जो माँ हारकाबाई किसकी पुत्री थी, तो आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल की पुत्री थी, जिनका बाद में शादी के बाद नाम बदलकर मरियम उज्जमानी हो गया था। और हरकाबाई को ही जोधाबाई इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। लेकिन जोधाबाई के नाम को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, क्योंकि जोधाबाई जो है जहांगीर की पत्नी का नाम भी होता है। ठीक है, जो कि मेवाड़ की रानी होती है, उदय सिंह की पुत्री। तो ये 1562 की घटना हो गई। 1562 के बाद महत्वपूर्ण वर्ष आता है हमारा 1564 का वर्ष। अब 1564 के वर्ष में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई, तो 1564 में अकबर ने गणकटंगा की विजय की। गणकटंगा को मुगल क्षेत्र में मिला लिया। गणकटंगा शब्द थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, जुबान चलाते रहिए याद हो जाएगा। गणकटंगा का मतलब गोंडवाना वाला क्षेत्र, गोंडवाना वाला क्षेत्र। और इसको क्लियर कर देते हैं, मध्य प्रदेश का जबलपुर वाला एरिया, मध्य प्रदेश का जबलपुर वाला एरिया। तो 1564 में जो है अकबर ने किस क्षेत्र की विजय की हुई थी? गणकटंगा विजय की हुई थी, गोंडवाना वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जबलपुर एरिया। यहाँ की रानी कौन थी? तो यहाँ की जो रानी थी उनका नाम था दुर्गावती। इसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1567 का वर्ष। 1567 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वर्ष में अकबर ने कहाँ की विजय की थी? मेवाड़ विजय की हुई थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, जहाँ पर भी ये नाम आया है मेवाड़। तो अकबर ने 1567 में मेवाड़ विजय की हुई थी। ठीक है, मेवाड़ विजय की हुई थी। और ये घटना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये 1567 में, पहले तो आपको ध्यान देना है कि अकबर ने 1567 में मेवाड़ विजय की हुई थी। तो मेवाड़ का राजा कौन था? मेवाड़ का जो राजा था उसका नाम था राणा उदय सिंह। मेवाड़ के राजा का नाम था राणा उदय सिंह। ठीक है, राणा उदय सिंह। और ये अभियान जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? मेवाड़ का अभियान अकबर की तरफ से कौन सेनापति था? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अकबर की तरफ से दो सेनापति के नेतृत्व में यह अभियान किया गया था, एक मान सिंह और दूसरा आसफ खां। मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में यह अभियान जो है हमारा 1567 का किया गया था, मेवाड़ अभियान। मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में, और इनके मेवाड़ को जीत लिया गया। ये भी राजपूताना राज, इसको भी जीत लिया गया। और ये इस घटना को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि यहां पर एक शब्द निकल के आता है कि किले में हत्याकांड का आदेश दे देता है अकबर इस घटना के दौरान। किले में हत्याकांड का आदेश दे देता है, हत्याकांड का आदेश देता है अकबर। तो इसी हत्याकांड की वजह से अकबर के ऊपर इतिहास के पन्नों में एक प्रश्न चिन्ह भी आकर खड़ा होता है कि अकबर क्या वाकई में दयालु था?
अगर वो दयालु था तो जब मेवाड़ के राज्य को जीत लिया गया, जब मुगल सेना जब गेट खुलता है मेन तो प्रवेश करती है किले के अंदर, तो जब जीत लिया गया तो अब प्रजा से तो कोई विरोध अकबर का होना नहीं चाहिए भाई। लड़ाई तो दो राजाओं के बीच में होती है ना। तो ऑलरेडी राणा उदय सिंह जो है हमारे ऑलरेडी हार चुके हैं, तो ठीक है, तो इनको बंदी बना के अकबर अपने मुगल क्षेत्र में कैद में डाल दें। लेकिन अकबर क्या करता है, जब वो अपनी सेना से बोलता है, मुगल सेना से, कि जितने भी किले के अंदर जो भी लोग दिखें, मेवाड़ क्षेत्र के सेना में किले के अंदर जितने भी लोग दिखें किले के अंदर, उनको सबको मार दो, काट दो, कोई भी एक व्यक्ति नहीं बचना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इसी वजह से इतिहास के पन्नों में अकबर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अकबर क्या वाकई में दयालु था? अगर दयालु होता तो ऐसा किले में हत्याकांड का आदेश नहीं देता। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किले में हत्याकांड का आदेश अकबर ने किस अभियान के दौरान दिया हुआ था? तो मेवाड़ अभियान के दौरान अकबर ने किले में हत्याकांड का आदेश दिया हुआ था। ठीक है, अब यहीं से अगली बात यहां से निकल के आती है कि जब राणा उदय सिंह की आगे चल के मृत्यु हो जाती है तो राणा उदय सिंह के ही पुत्र होते हैं, राणा उदय सिंह के ही पुत्र, इनकी मृत्यु के बाद राणा उदय सिंह के ही पुत्र होते हैं। कौन? महाराणा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह नाम होता है, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा अपने नाम में लगा लेते हैं, तो इनके ही पुत्र होते हैं महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है, कि तो महाराणा प्रताप सिंह अब यहीं से इतिहास के पन्नों में आते हैं। महाराणा प्रताप सिंह किसके पुत्र होते हैं? राणा उदय सिंह के। तो जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, जब वो कैद में मुगलों के अधीन कैद में बंदी बना लिए जाते हैं, तो कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1572 में इनकी मृत्यु के बाद, 1572 में इनकी मृत्यु के बाद राणा प्रताप सिंह जो है हमारे, महाराणा प्रताप सिंह जो है हमारे शासक बनते हैं। अब कहाँ के शासक बनेंगे? देखिए, कथित तौर पर तो मेवाड़ के शासक हैं, लेकिन मेवाड़ पर तो पहले ही मुगलों का कब्जा हो चुका है, तो मेवाड़ पर अब ये शासन तो करेंगे नहीं। तो फॉर्मेलिटी के लिए तो ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। कैसे? केवल कथित तौर पर। ठीक है, और वैसे तो मुगल ही अब मेवाड़ पर कब्जा कर लिए, तो केवल कथित तौर पर ये शासक बनते हैं। ठीक है, ये केवल कहने के शासक होते हैं मेवाड़ के, क्योंकि मेवाड़ पर तो ऑलरेडी मुगलों का पहले ही कब्जा हो चुका था। तो महाराणा प्रताप जब 1572 में शासक बनते हैं तो ये अपनी एक नई राजधानी बनाते हैं। नई राजधानी कहां पर बनाते हैं महाराणा प्रताप? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में। तो क्वेश्चन आएगा कि महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी, सबसे पहले नई राजधानी कहां पर बनाई हुई थी? तो कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप ने अपनी पहली राजधानी बनाई हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद महाराणा प्रताप इनके मुगलों के खिलाफ मोर्चा संभालते हैं। महाराणा प्रताप अब आगे चल के मुगलों के खिलाफ अब ये मोर्चा संभालते हैं। तो जब ये मोर्चा संभालते हैं महाराणा प्रताप, तो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। अकबर की तरफ से कौन से सेनापति थे? तो वही दो सेनापति, मान सिंह और आसफ खां। ठीक है, अकबर की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। अब ये तो लोगों को क्वेश्चन अमूमन पता होता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि महाराणा प्रताप की तरफ से कौन सा सेनापति था जो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था? तो उस सेनापति का नाम है हकीम खां। हकीम खां उस सेनापति का नाम है जो महाराणा प्रताप की तरफ से उनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था। 1576 में कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में। किनके बीच में होता है हल्दी घाटी का युद्ध? तो महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर की सेना, अकबर के बीच। तो महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो इसमें जो है हमारी अकबर जीत जाता है, महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो ध्यान देने वाला है, जो मैंने बताया था, एक तो आपको ये हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है। ये कब हुआ था? 1576 में हुआ था। किनके बीच में होता? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता। अकबर की जीत होती है, महाराणा प्रताप हार जाते हैं। अब यहाँ से ध्यान देने वाला क्वेश्चन ये है कि महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति था, सेनापति कौन सेनापति था जो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था? तो उस सेनापति का नाम है हकीम खां।
ये क्वेश्चन हिडन क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, पीछे जैसी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। हकीम खां उस सेनापति का नाम था जो महाराणा प्रताप की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, और अकबर की सेना की तरफ से वही दो व्यक्ति, उनका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मान सिंह और आसफ खां, अकबर की सेना की तरफ से इस युद्ध में भी इनका नेतृत्व कर रहे थे। अब जब महाराणा प्रताप इस युद्ध में अकबर से हार जाते हैं, जब हार जाते हैं तो उनकी जो नई राजधानी थी कुंभलगढ़, वो भी चली जाती है, वो भी उनसे छिन जाती है। तो महाराणा प्रताप 1576 के बाद एक नए तरीके की उत्पत्ति करते हैं, एक नए तरीके को अपनाते हैं, युद्ध लड़ना इन्होंने जारी रखा, लेकिन अब इनके पास सेना तो पर्याप्त बची नहीं, राजधानी भी छिन गई। तो महाराणा प्रताप ने एक युद्ध का, आपने नाम सुना होगा, एक युद्ध क्या बोल रहे हैं उसको, तकनीक बोल रहे हैं, एक नया तरीका, गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध। तो छापामार युद्ध के जनक किसको कहा जाता है? छापामार युद्ध के जनक, गोरिल्ला युद्ध के जनक, गोरिल्ला युद्ध के जनक किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। तो इन्होंने गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा, गोरिल्ला युद्ध के जनक। अब गोरिल्ला युद्ध क्या होता है? जब इनके पास सेना बची नहीं तो ये क्या करते थे, 1576 में जब ये हार गए थे तो 1576 के बाद से जंगलों में छिपकर घात लगाते थे और सेना पर ये अटैक किया करते थे महाराणा प्रताप। तो उसी को गोरिल्ला युद्ध बोलते हैं या फिर छापामार युद्ध। तो गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध के जनक किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। ठीक है, जो सीधा सा क्वेश्चन पहले पूछा गया है पेपर में कई बार कि गोरिल्ला युद्ध के जनक कौन थे? महाराणा प्रताप थे। अब यहीं से एक क्वेश्चन और कनेक्ट कर लीजिएगा जो आगे चल के आपको काम आएगा कि गोरिल्ला युद्ध, ये तो जनक हो गया महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप के बाद भी गोरिल्ला युद्ध को, गोरिल्ला जो युद्ध है, छापामार युद्ध है, किसने आगे इसको जारी रखा था? महाराणा प्रताप के बाद जो है इस युद्ध की तकनीक को किसने और किन किन व्यक्तियों ने अपनाया हुआ था? तो एक व्यक्ति का नाम है मलिक अंबर। मलिक अंबर, आपको अच्छे से नाम आपने सुन रखा होगा मलिक अंबर का, मलिक अंबर जो कि अहमदनगर का प्रधानमंत्री था मलिक अंबर। इसने भी गोरिल्ला युद्ध की तकनीक को आगे अपनाया हुआ था। कब कैसे अपनाया हुआ था वो आगे चल के हम समझेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि महाराणा प्रताप ने जो गोरिल्ला युद्ध के जनक माने जाते हैं, तो महाराणा प्रताप के बाद किसने जो है हमारी इस तकनीक को आगे चल के अपनाया हुआ था? मलिक अंबर ने। और एक व्यक्ति का नाम निकल के आएगा शिवाजी। ठीक है, जो मराठा शिवाजी हैं, इन्होंने भी गोरिल्ला युद्ध की तकनीक को अपनाया हुआ था। और शिवाजी के साथ साथ बाजीराव प्रथम ने भी गोरिल्ला युद्ध की तकनीक को अपनाया हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि गोरिल्ला युद्ध की तकनीक को जो है महाराणा प्रताप के बाद किन दो व्यक्तियों ने आगे जारी रखा था या अपनाया हुआ था? तो उसका सीधा सा आंसर हो जाएगा मलिक अंबर जो कि अहमदनगर का प्रधानमंत्री था, और शिवाजी। ये दो व्यक्तियों का आपको नाम और याद रखना है गोरिल्ला युद्ध से संबंधित। और एक क्वेश्चन और यहां से आप समझ लीजिए, जब महाराणा प्रताप जो 1576 में हार जाते हैं तो इसके बाद महाराणा प्रताप गोरिल्ला युद्ध तो जारी रखते हैं अपना, लेकिन इसके बाद इन्होंने नई राजधानी भी तो कहीं ना वहीं बनाएंगे। तो एक नई राजधानी इसके बाद जब कुंभलगढ़ इनसे छिन जाती है तो इन्होंने उसके बाद कहां पर नई राजधानी बनाई? चावड़ में इन्होंने नई राजधानी बनाई। कहीं कहीं पर चावड़ लिखा मिलता है या फिर कहीं कहीं पर छावंद लिखा मिलता है, छावंद। अब ये सब क्वेश्चन पीसेस वाले बहुत ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लोगों को नहीं पता होते। बेसिक बातें तो सभी को पता होती हैं, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन जो है आजकल पेपर में इन्हीं से आता है। तो महाराणा प्रताप ने जो है कुंभलगढ़ की राजधानी छीनने के बाद कहाँ पर नई राजधानी बनाई हुई थी? तो चावड़ में या फिर छावंद में, ठीक है। कहीं कहीं पर चावड़ लिखा हुआ किताब में मिलेगा या फिर छावंद लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप ने पहली राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो महाराणा प्रताप ने पहली राजधानी जो बनाई हुई थी अपनी कुंभलगढ़ में, इसके बाद उन्होंने चावड़ या छावंद में बनाई हुई थी। इनका सेनापति कौन था हल्दी घाटी युद्ध के दौरान? हकीम खां। तो ये सारी चीजें आपको 1576 के युद्ध से संबंधित हो गई। अब महाराणा प्रताप की मृत्यु करा देते हैं। तो 1500 उन्होंने अपने गोरिल्ला युद्ध को जारी रखा और 1596 का वर्ष आता है। 1596 के वर्ष में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की कहानी यहीं से खत्म। तो ये टॉपिक को मैंने यहीं पे कनेक्ट कर दिया। महाराणा प्रताप के बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती थी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद से मैंने आपको बताया हुआ था
हम लोग अकबर से रिलेटेड 1567 के पीरियड के काल के दौरान चल रहे थे, जो मेवाड़ पर आक्रमण होता है उसी दौरान ये महाराणा प्रताप बीच में आते हैं। अब 1567 के बाद जो अगला युद्ध आता है, जो अकबर अटैक करता है कहाँ पर, 1572-73 का समय होता है, अकबर गुजरात अभियान करता है। और गुजरात अभियान भी देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो अब बात जो है पहुंच जाती है 1572-73 में। 1572-73 में कौन सा अभियान होता है, गुजरात अभियान होता है। ठीक है, गुजरात अभियान करते हैं अकबर की सेना, और अकबर गुजरात पर ये कब्जा हो जाता है। ठीक, अकबर कब्जा हो जाता है। जब गुजरात पर कब्जा हो जाता है तो यहाँ पर यहाँ के शासन प्रशासन को संभालने के लिए मुगल सेना की तरफ से, अकबर की तरफ से एक व्यक्ति को डिप्यूट किया जाता है। उसका नाम होता है मिर्जा अजीज कोका। शायद ये बात आपको नहीं पता होगी कि जब गुजरात को जीत लिया जाता है तो वहाँ के शासन को संभालने के लिए किस व्यक्ति को डिप्यूट किया जाता है, मिर्जा अजीज कोका, जिनकी एक उपाधि भी थी खान ए आजम की उपाधि भी थी, अर्थात खाने आजम। तो मुगल काल में खाने आजम किसकी उपाधि थी, सीधा सा उसका आंसर हो जाएगा कि मिर्जा अजीज कोका को ही खाने आजम कहा जाता था। तो मिर्जा अजीज कोका को यहाँ के शासन प्रशासन को संभालने के लिए डिप्यूट किया जाता है। जब डिप्यूट करने के बाद मुगल सेना जो है हमारी वापस आ रही थी आगरा की तरफ, वापस आ जाती है आगरा की तरफ, तो मुगल सेना के वापस आते ही एक बार फिर से गुजरात में विद्रोह हो जाता है। फिर से गुजरात जो है स्वतंत्र होने लगता है मुगलों से। मुगलों ने पहले तो इस पर आधिपत्य कर लिया, लेकिन जैसे ही मुगल सेना वहां से निकलती है गुजरात से वापस आगरा की ओर, तो गुजरात में फिर से विद्रोह हो जाता है। और जब ये बात विद्रोह हो जाता है, वापस आती है, तो गुजरात में फिर से विद्रोह हो जाता है। ठीक, और जब ये बात विद्रोह की बात जब ये अकबर को पता चलती है, तो अकबर जो है हमारा तुरंत निकलता है कहां से, आगरा से। अकबर जो है हमारा आगरा से निकलता है, आगरा से अर्थात राजधानी फतेहपुर सीकरी से निकलता है। कहां के लिए, गुजरात के लिए निकलता है, इस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, फतेहपुर सीकरी से अकबर जो है हमारा कहां के लिए निकलता है, गुजरात के लिए निकलता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गुजरात, फतेहपुर सीकरी से गुजरात के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वही डिस्टेंस आप ये मानिए कि लगभग 450 मील की डिस्टेंस है। 450 मील की डिस्टेंस है फतेहपुर और गुजरात के बीच में। तो अकबर ने इतनी डिस्टेंस कितने दिनों में तय की हुई थी, अकबर ने इतनी डिस्टेंस 450 मील की डिस्टेंस कितने दिनों में तय की हुई थी, केवल 9 दिन में तय की हुई थी घोड़े के द्वारा। ये उस समय हवाई जहाज या अदर कोई साधन तो थे नहीं, तो बहुत बड़ी बात हो गई थी उस समय के इस नज़रिए से कि केवल 9 दिन में अकबर ने फतेहपुर सीकरी से गुजरात की जो यात्रा थी, रास्ते था, उसको तय किया हुआ था। 450 मील की दूरी तय की हुई थी इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो एक जो अंग्रेज विद्वान है जिनका नाम मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्मिथ अंग्रेज विद्वान, वो इस अभियान के लिए क्या बोलते हैं, स्मिथ जो हमारे अंग्रेज विद्वान होते हैं वो इस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, जो अकबर ने इतनी तेज गति से जो दूरी तय की रही थी, तो अंग्रेज विद्वान इस अभियान के लिए क्या बोलते हैं, इस अभियान को ये संज्ञा किस चीज़ की देते हैं, इसको बोलते हैं ये तीव्रगामी अभियान। तो क्वेश्चन निकल के आएगा कि जो तीव्रगामी अभियान की संज्ञा किसने दी थी, किस अंग्रेजी विद्वान ने तीव्रगामी अभियान की संज्ञा दी हुई थी, तो स्मिथ अंग्रेजी विद्वान ने तीव्रगामी अभियान की संज्ञा दी हुई थी। किस अभियान को तीव्रगामी अभियान की संज्ञा दी हुई थी, गुजरात अभियान को तीव्रगामी अभियान की संज्ञा दी हुई थी। किसके परिप्रेक्ष्य में दी हुई थी, अकबर के परिप्रेक्ष्य में दी हुई थी। क्यों दी हुई थी, क्योंकि अकबर ने फतेहपुर सीकरी से आगरा तक की दूरी जो 450 मील थी लगभग, वो केवल और केवल 9 दिन में तय की हुई थी। ठीक है, गुजरात अकबर पहुंचते हैं, वहां के विद्रोह को दबाते हैं, और विद्रोह को दबाने के बाद वहां पर अगेन अकबर वहां की लगान व्यवस्था या फिर आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किसको डिप्यूट करते हैं, टोडरमल को डिप्यूट करते हैं। तो गुजरात अभियान से संबंधित 1-2 मुद्दे और बनते हैं, उसको समझ लेते हैं।
जब अकबर गुजरात के विद्रोह को दबा देता है तब यहाँ पर यहाँ की आर्थिक व्यवस्था या लगान व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किसको डिप्यूट करता है? आर्थिक व्यवस्था या फिर लगान व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गुजरात की किसको डिप्यूट करता है? अकबर। तो यहाँ पर जो है अकबर जो डिप्यूट करता है उस व्यक्ति का नाम होता है टोडरमल। टोडरमल। तो ये आपको इस व्यक्ति का नाम याद रखना है कि इस व्यक्ति को अकबर जो है यहाँ पर गुजरात में क्यों डिप्यूट करता है? आर्थिक व्यवस्था और लगान व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। और क्या अकबर गुजरात अभियान के दौरान करता है? तो यहीं से एक मुद्दा और निकल के आएगा कि अकबर की जो मुलाकात सर्वप्रथम पुर्तगालियों से कब हुई थी? तो इसी अभियान के दौरान हुई थी। सर्वप्रथम मुलाकात अकबर की हुई थी। सर्वप्रथम मुलाकात पुर्तगालियों से अकबर की कब हुई थी? तो गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर की सर्वप्रथम मुलाकात पुर्तगालियों से हुई थी। और एक मुद्दा और निकल के आता है इसी गुजरात अभियान से रिलेटेड है कि अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र का दर्शन कहाँ पर किया हुआ था? तो अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र या सागर का दर्शन जो है अकबर ने समुद्र दर्शन जो है गुजरात अभियान के दौरान ही किया हुआ था। अब कौन से समुद्र की बात की जा रही है यहाँ पे? खंबात की खाड़ी, अरब सागर वाला क्षेत्र। खंबात की खाड़ी का दर्शन जो है अकबर ने सर्वप्रथम इसी दौरान किया हुआ था। अब इसके बाद एक मुद्दा और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा गुजरात अभियान से। देखिए कितना इंपॉर्टेंट अभियान है 1572-73 का गुजरात अभियान। अब इसी से संबंधित एक मुद्दा और निकलता है कि गुजरात अभियान को जब जीत लिया था अकबर ने, तो इसी अभियान की स्मृति में, इसी अभियान को लोग याद रखें तो कि हमने गुजरात की जीता है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया था? फतेहपुर सीकरी आगरा में। क्यों कराया था? गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया हुआ था। अब देखिए इस अभियान से संबंधित कितने मुख्य तत्व हैं, कितने मुख्य कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है कब हुआ था? तो गुजरात अभियान के बाद ही बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने कराया था। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। क्यों करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, उसकी स्मृति के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो ये हमारी गुजरात विजय से संबंधित जितने तथ्य हो सकते थे गुजरात अभियान संबंधित, वो सारे हमने देख लिए। अब गुजरात अभियान के बाद अगला अभियान कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है? तो 1581 में बात पहुंचती है। 1581 में अकबर जो है हमारा कहाँ की विजय करता है? काबुल विजय करता है 1581 में। अब ये डायरेक्टली क्रम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं देखिए सारी घटनाएं, सारे जितने भी साम्राज्य विस्तार हैं, बस रिलेटेड सारी देखिए क्रम से बता रहा हूँ, तो इससे आपको सारी चीज़ें की एक समझने की समझ विकसित होगी। क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में सारे जो उसका साम्राज्य विस्तार था वो बैठ जाएगा, और जितने उस साम्राज्य विस्तार संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी मैं बता रहा हूँ, तो आपको एज इट इज याद रखना है। तो 1581 में अकबर जो है कहाँ की विजय करता है? काबुल विजय करता है। 1585 में कहाँ की विजय अकबर जो करता है? तो 1585 में अकबर जो है हमारी स्वात और बाजौर की विजय करता है। बाजौर की विजय करता है। अब ये अभियान जो अकबर का स्वात और बाजौर का होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इस अभियान के दौरान जो सेनापति था, जो नेतृत्व कर रहा था मुगलों की तरफ से, उसका नाम था, आपने अच्छे से सुन रखा होगा, बीरबल। बीरबल का नाम आपने अच्छे सुन रखा होगा। तो इसी अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो जाती, इसीलिए ये अभियान इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीरबल की मृत्यु जो है किस अभियान के दौरान हो गई थी? तो स्वात और बाजौर अभियान के दौरान ही बीरबल की मृत्यु हो जाती है। तो बीरबल का देखिए वास्तविक नाम क्या होता है, आपको सभी को पता होगा, महेश दास इनका जो वास्तविक नाम होता है। बीरबल जो है हमारे अकबर के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति थे, ये भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, बहुत ही प्रिय थे अकबर के। इनका वास्तविक नाम जो था महेश दास था। और बीरबल जो है हमारे कहाँ से संबंधित थे? तो बीरबल जो है हमारे यूपी के
यूपी के जालौन से संबंधित थे। यूपी के जालौन के रहने वाले व्यक्ति थे। तो ये भी क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा गया है कि बीरबल जो है हमारे कहाँ संबंधित थे, तो यूपी के जालौन से संबंधित थे। इनका वास्तविक नाम जो महेश दास था, इनकी मृत्यु जो है किस अभियान के दौरान हुई थी, तो 1585 में स्वात और बाजौर के अभियान के दौरान जो है हमारी बीरबल की मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह अभियान और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला वर्ष आता है 1586 का वर्ष। 1586 के वर्ष में अकबर जो है हमारी कहाँ की विजय करता है 1586 में, तो 1586 में अकबर जो है हमारा कश्मीर विजय करता है। कश्मीर विजय अकबर जो है 1586 में कश्मीर की विजय करता है। कश्मीर की विजय जो है 1586 में करता है। अब 1586 के बाद अकबर जो है उत्तर के देखिए कितने सारे क्षेत्र जीतता चला जा रहा था। उत्तर के क्षेत्र जीतने के साथ साथ अकबर जो है अब थोड़ा सा पूरब की तरफ बढ़ता है, पूरब की तरफ। तो 1590 का वर्ष आता है, 1590 का महत्वपूर्ण वर्ष आता है। और इस 1590 में अकबर कहाँ की विजय हासिल करता है, कहाँ पर, बिहार पर विजय हासिल करता है, प्लस बंगाल पर विजय हासिल करता है, प्लस उड़ीसा पर विजय हासिल करता है। तो 3 क्षेत्रों पर अकबर ने विजय कब हासिल करी थी, 1590 में बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, तो 3 क्षेत्रों में अकबर ने 1590 में विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, अब इसके बाद की आगे बात करते हैं। 1590 तक का हमने वर्ष देख लिया कि अकबर ने 1590 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर कब्जा किया हुआ था। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1595। 1595 इसलिए महत्वपूर्ण वर्ष आता है कि इस समय कंधार स्वतः ही मुगलों के अधीन हो जाता है, स्वतः ही मुगल क्षेत्र में शामिल हो जाता है। और कंधार देखिए आगे चल के जहांगीर का भी समय आएगा, आगे चल के शाहजहां का भी समय आएगा, तो ये जो है कई बार पलटी मारता है। कई बार कंधार जो है मुगलों में अपने आप स्वतः आकर मिल जाता है, आधिपत्य मुगलों का स्वीकार कर लेता है और इसके बाद फिर पलटी मार के ईरान वापस फारस चला जाता है और फिर आगे चल के मुगलों की तरफ आ जाता है। तो ये कंधार जो है हमारा कई बार पलटी मारेगा, स्वतः ही मुगलों के अधीन हो जाता है कंधार। क्यों हो जाता है उसके पीछे कहानी थोड़ी सी सुन लीजिए। स्वतः ही मुगलों के अधीन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंधार जो था हमारा एक बफर स्टेट के रूप में था, मुगलों के अधीन। कंधार जो है हमारा एक कंधार जो था हमारा एक बफर स्टेट के रूप में था। किनके बीच में, मुगलों के बीच में, और इस तरफ कंधार के मुगल थे और उस तरफ कंधार के जो थे ईरान और फारस के लोग थे। तो कंधार जो पहले जो था हमारा किसके अंतर्गत जो हमारा इस कंधार के ऊपर किसका अधिपत्य था, तो ईरानी शासक और फारस के शासक का अधिपत्य था। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये कंधार जो हमारा क्षेत्र उसमें मिला हुआ था। लेकिन होता क्या, आगे चल के कंधार का ही एक प्रांतपति होता है, उसका नाम होता है शाह बेग। कंधार का ही एक प्रांतपति होता है, उसका नाम होता है शाह बेग। तो शाह बेग की ईरान के शासक या फारस के शासक से कुछ मनमुटाव हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है। तो ईरान के शासक जो शाह बेग जो है हमारे जो कंधार के प्रांतपति थे, ये नाराज होते हैं और नाराज होकर अपनी नाराजगी जो है हमारी ये इस तरीके से निकालते हैं कि कंधार को ये अकबर के से जाके एक दूत भेजते हैं अकबर के दरबार में और बोलते हैं कि हम अपने कंधार को मुगल क्षेत्र में मिलाना चाहते हैं। तो अकबर को क्या प्रॉब्लम, तो अकबर कहता है आपका स्वागत है। तो ये जो है स्वतः ही मुगलों के अधीन जो है हमारा कंधार हो जाता है। तो देखिए अकबर के समय कहाँ तक मुगलों का जो साम्राज्य विस्तार होता है, कंधार तक मुगलों का साम्राज्य विस्तार होता है। देखिए तो अकबर के समय कितना मुगलों ने देखिए साम्राज्य विस्तार किया हुआ था कंधार तक। हालांकि आगे चल के कंधार जो है फिर पलटी मारेगा जहांगीर शाहजहां के समय और दोबारा ईरान फारस तरफ तक चला जाएगा और फिर अगेन पलटी मारेगा। तो ये 2-3 बार पलटी मारता है। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि किसने जो है स्वतः ही, जिस तरह से क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा हुआ था कि कौन सा ऐसा प्रथम राजपूत राज्य था जिसने स्वतः ही मुगलों के अधीन स्वीकार कर ली थी, तो उसका आंसर मैंने बताया था आमेर का राज्य, राजा भारमल या बिहारीमल। इसी तरह क्वेश्चन बनता है किसने मुगलों की अधीनता जो है स्वतः ही स्वीकार कर ली थी, किस क्षेत्र ने, तो कंधार ने जो है खुद ही मुगलों की स्वतः ही अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्यों स्वीकार कर ली थी,
क्यों स्वीकार कर ली थी वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि शाह बेग जो है हमारा यहाँ का जो प्रांतपति होता है वो नाराज होता है ईरान के शासक और फारस के शासक से, और इसको जो है हमारे मुगलों में मिला देता है कंधार को। तो ये 1595 तक की घटना हो गई। तो आपने देखा कि उत्तर भारत के दृष्टिकोण से अकबर का जितना भी साम्राज्य विस्तार था हमने डिटेल में देखा, कितने मुख्य चीजें आपको मिली। अब इसी में साम्राज्य विस्तार में अगला देखेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्र में अकबर ने क्या क्या अभियान किया हुआ था दक्षिण भारत के क्षेत्र में। तो हमने उत्तर भारत का अभियान जो है साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से हमने देख लिया, उत्तर भारत के अभियान में अब अकबर ने क्या क्या अभियान किया हुआ था। अब दक्षिण भारत के क्षेत्र से उसका अभियान देखेंगे। तो दक्षिण भारत में क्षेत्र दृष्टिकोण से अकबर ने किन किन क्षेत्रों में अभियान किया हुआ था वो देखते हैं। और सबसे पहले तो यही देखेंगे कि अकबर ने क्यों आखिरकार यह अभियान किया हुआ था। तो दक्षिण अभियान, दक्षिण क्षेत्र का अभियान अकबर ने क्यों किया था, दक्षिण क्षेत्र देख लेते हैं। दक्षिण क्षेत्र के अभियान, अब दक्षिण क्षेत्र में अभियान क्यों किया था अकबर ने, पहले वो समझिए, कॉन्सेप्ट वाली बातें समझिए कि आखिरकार इसको दक्षिण में क्षेत्र में अभियान करने की क्या जरूरत पड़ गई। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी देखिए दक्षिण में अभियान किया होता। तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण में अभियान करने का क्या रीजन था, अप्रत्यक्ष शासन की नीति, ठीक है, दूसरा धन आपूर्ति करना उसका उद्देश्य था। तो इसी तरह अकबर का दक्षिण में अभियान करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था, आखिर इसने दक्षिण का अभियान क्यों किया था, क्योंकि ऑलरेडी ये उत्तर भारत को लगभग पूरी तरीके से उत्तर भारत को जीत चुका था। तो क्यों इसने अभियान किया तो दक्षिण भारत का। तो सबसे पहला तो देखिए हर राजा से जुड़ा हुआ एक जो मुख्य तथ्य होता है जो पेपर में कभी भी आ जाए वो हर राजा से रिलेटेड सही होगा। क्या मुख्य तथ्य था, महत्वाकांक्षी राजा था, राज्यवादी राजा था, महत्वाकांक्षी राजा था अकबर, ठीक है, महत्वाकांक्षी राजा था अकबर, ठीक है, साम्राज्यवादी राजा था। इसी वजह से इसने पहली बात तो दक्षिण अभियान किया। अब ये बात तो ये मान लीजिए कि हर राजा के संदर्भ में सत्य होती है, कौन सा राजा महत्वाकांक्षी नहीं होगा, कौन सा राजा साम्राज्यवादी नहीं होगा। तो ये तो आपको हर राजा के संदर्भ में ये बात कहीं पर भी लिखी मिल जाए पेपर में कथन के तौर पर, तो ये आपको सही टिक करनी है, महत्वाकांक्षी राजा। यही बात अकबर के संबंध में भी सत्य है कि महत्वाकांक्षी राजा था, इसलिए अकबर ने दक्षिण क्षेत्र का अभियान किया हुआ था। दूसरा अभियान इसने, दूसरी क्या वजह रही जो इसने दक्षिण क्षेत्र का अभियान किया हुआ था, तो चक्रवर्ती राजा बनने की संकल्पना थी इसकी। चक्रवर्ती, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, चक्रवर्ती राजा बनने की संकल्पना। और इस बात का वर्णन, चक्रवर्ती राजा बनने की संकल्पना जो है हमारी, इस बात का वर्णन अबुल फजल, संकल्पना अबुल फजल ने अकबरनामा में भी किया हुआ है। उसने अकबरनामा में बताया हुआ है कि अकबर ने दक्षिण अभियान क्यों किया हुआ था, क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। चक्रवर्ती मतलब चारों दिशाओं में जीत हासिल करना चाहता था, चारों दिशाओं में मुगल सेना का आधिपत्य, मुगल क्षेत्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। उत्तर भारत तो ऑलरेडी जीता ही चुका था, दक्षिण भारत में भी जीतने का उसका लक्ष्य था कि दिग्विजय की उपाधि धारण करना चाहता था। दिग मतलब दिशा और विजय मतलब आपको पता ही जीत, तो चारों दिशाओं में जीत हासिल करना चाहता था। इसी वजह से अकबर जो है चक्रवर्ती राजा की संकल्पना इसने पाली हुई थी, चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। और इस बात का जो वर्णन है जो अबुल फजल ने अकबरनामा में किया हुआ है, ठीक। तीसरा क्या उद्देश्य था इसका दक्षिण भारत में अभियान करने का, ये सुलह एक कुल की नीति, सुलह एक कुल की नीति इसने अपनाना चाहता था अकबर। सुलह एक कुल की नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है ये, सुलह एक कुल की नीति की वजह से, सुलह एक कुल की नीति की वजह से अकबर ने जो है हमारा दक्षिण अभियान अकबर ने किया हुआ था। अब क्वेश्चन यहां से निकल के आएगा कि सुलह एक कुल की नीति का संबंध किससे है, तो सुलह एक कुल की नीति का संबंध है हमारा सीधा सा अकबर से। कभी भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में सुलह एक कुल की नीति का संबंध किससे है, तो सीधा सा उसका आंसर हो जाएगा अकबर से। सुलह एक कुल की नीति का सीधा सा इसका मतलब है सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक, सांप्रदायिक सद्भाव। अब इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि इसका मतलब क्या है। सुलह एक कुल की नीति का मतलब कि देखिए
भारत देश जो हमारा बहुत ही विविधताओं का देश है, बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग रंग के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, भौगोलिक विषमता अलग है, अलग अलग क्षेत्र हैं। अब बीच में जो उत्तर का क्षेत्र देखिए वहाँ की भौगोलिक विषमता अलग है, दक्षिण के क्षेत्र में पूरी भौगोलिक विषमता, कल्चर, जाति सब अलग अलग है। तो अकबर ये सोचता था कि इन जो अलग अलग क्षेत्रों में मैंने देखिए उत्तर भारत तो जीत लिया, अकबर ने सोचा अगर मैं दक्षिण भारत को नहीं जीतता हूँ तो वहाँ का कोई राजा अलग होगा, प्रांतपति कोई अलग होगा, उसके जो नीति निर्देश हैं, उसके जो प्रशासन के फैसले हैं, उसके जो कार्य करने के तरीके हैं वो अलग होंगे मुझसे। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक मन मुटाव की स्थिति बनी रहती है, संघर्ष की स्थिति, जो कि आजकल आपको देखने को मिलता है, खासकर राजनीतिक पार्टियों के रूप में जो जातिवाद जिस तरीके से फैला हुआ है, अलग अलग पार्टियां बटी हुई हैं अपनी अपनी जाति को लेकर। उसी तरह से उसी संकल्पना को खत्म करने के लिए कि देखिए अलग अलग राजा होंगे अगर अलग अलग क्षेत्र में, तो अलग अलग सबका कार्य करने का तरीका होगा, तो इससे लोगों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। और जब पूरे भारत में एक ही राजा होगा, चक्रवर्ती एक ही राजा होगा जिसने चारों क्षेत्र को जीता होगा, तो उसका ही आदेश सभी जनता के लिए सर्वमान्य होगा। तो वो सभी जनता को, सभी जनता के धर्म को, सभी के कल्चर को, सभी की जितनी भी डाइवर्सिटी है सभी को एक साथ लेकर चलेगा और सांप्रदायिक सद्भाव को वो पूरा सभी को एक नजरिए से देखेगा। तो इसलिए अकबर ने सुलह एक कुल की नीति चाहता था, और इस बात की भी चर्चा जो है अबुल फजल ने अकबरनामा में की हुई है। तो इन सब कारणों की वजह से अकबर जो है दक्षिण भारत का, दक्षिण के क्षेत्र का, दक्षिण भारत का अभियान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब कौन कौन से किन किन दक्षिण क्षेत्रों में अभियान अकबर ने, तो देखिए 5 क्षेत्रों का कुल उल्लेख मिलता है, 5 क्षेत्रों का कुल उल्लेख मिलता है किताबों में। कौन कौन से 5 क्षेत्र होते हैं, तो खानदेश का उल्लेख मिलता है, अहमदनगर का उल्लेख मिलता है, असीरगढ़ के किले का उल्लेख मिलता है, बीजापुर का उल्लेख मिलता है, गोलकुंडा का उल्लेख मिलता है। अब लेकिन जो क्लास है जो हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसलिए अब हम आगे की जो टॉपिक है, आगे का जो बचा हुआ टॉपिक है दक्षिण भारत संबंधित, वो अगली क्लास में इसमें चर्चा करेंगे। और उसी क्लास में हम कुछ सुधार से संबंधित अकबर ने जो जो किए उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। जैसे उसने धार्मिक सुधार किया हुआ था, सामाजिक सुधार किया हुआ था, प्रशासनिक सुधार किया हुआ था, वगैरह वगैरह जो अन्य टॉपिक अकबर से रिलेटेड बचते हैं। अभी अकबर देखिए कम से कम 2 क्लासेस और अकबर से रिलेटेड होंगी। ठीक है, अकबर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जटिल टॉपिक है, लेकिन हमको अच्छे से समझना, एक सिस्टम से देखिए पढ़ना है। इस तरीके से अकबर आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, ऐसी में उम्मीद करता हूं। ठीक है, लेकिन आप जिस सिस्टम से आप पढ़ रहे हैं ना, इस सिस्टम से चीजें पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्रम याद होगा इतिहास का। और इतिहास को याद करने का देखिए एक ही तरीका है कि क्रम से पढ़ते चलिए और वीडियो लगातार देखते रहिए, आपके दिमाग में लगातार बात बनती चली जाएगी। ठीक है, तो आगे की क्लास हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जितना बताया आपको अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए इसी तरह से, और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, या फिर पर्सनली मैसेज करके बताइए, फोन कॉल करिए, कोई भी दिक्कत हो। बस मेन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा अंतिम रूप से सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।